सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो वो ज़मीन पर नहीं गिरता। सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो वो ज़मीन पर नहीं गिरता। और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। और दोस्तों, एसएससी जीडी की 2024 की मैथ की प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में आप सभी को स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन होगी और आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बेहतरीन चल रही होगी। बाकी अगर आपने प्लेलिस्ट की वीडियो को नहीं देखा है, बाकी सारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर क्लिक कर पूरी प्लेलिस्ट को आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके पिछले मैंने बहुत सारे कवर कर लिए हैं। तो चलिए आज के पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पहला जो है कहता है कि एक व्यक्ति मतलब कि एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है और उसी मार्ग को 240 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। यदि कुल 6 घंटे का समय लिया गया है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली समझिए और एक एक लाइन को एकदम बारीकी से तोड़ तोड़ के समझिए। कोई एक व्यक्ति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, मतलब कुछ इस तरह से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कुछ इस तरह से रहा। और जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। कोई एक इंसान है जो मान लीजिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ जाता है। यहाँ से यहाँ तक वो दूरी बिल्कुल भी नहीं डिपेक्ट किया है कि मतलब इसका जो दूरी है वो कितनी होती है। वो सिर्फ और सिर्फ बताता है कि आप किस चाल से तय करते हैं। तो वो जो इंसान है, ए नाम की कोई इंसान है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चलती है। मतलब ओवरऑल करने का मतलब कि अगर 1 घंटा वो चलती है तो 180 किलोमीटर वो तय कर लेती है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर की रफ्तार से वो जाती है। यहाँ तक पहुँच गया, ए जो है वो यहाँ तक पहुँच गया, 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये जाती है। फिर कहता है कि और उसी मार्ग से, मतलब बिल्कुल इसी मार्ग से इसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटा, 240 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो क्या जाता है, वापस चला जाता है। मतलब कि इस बिंदु पर जाता है, बिल्कुल इसी इसी रूट से वो जाता है। और उसका जो चाल है वो कुछ और रहता है। मतलब कि कोई कोई वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा होगा, जो भी चीज़ का टेक्नोलॉजी का। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है और फिर उसी मार्ग से 240 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। मतलब कि इस पे आ जाती है। वो क्वेश्चन कहता है कि यदि कुल कुल 6 घंटे का समय लिया गया है, कुल जो है वो 6 घंटे का जो मतलब आने और जाने की पूरे प्रोसेस में उसके पास जो समय लगा है वो लगा है 6 घंटा लगा है, मतलब कि 6 आवर्स लगा है। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताइए। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, इसको बता दीजिए। तो देखिएगा, एक फार्मूला होता है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। होता है S1 इंटू में आपका होता है S2 होता है, बटा में आपका होता है S1 प्लस में आपका होता है S2 गुना में आपका होता है कुल समय। मतलब कि जिस चाल से आप तय कर रहे हैं, जिस चाल से आप तय कर रहे हैं और जिस चाल से आप आ रहे हैं, उन दोनों को गुना करके उसको से जोड़ कर भागा दीजिए और कुल समय को गुना कर दीजिए। प्रति घंटा में दिया हुआ था, घंटा में हम उसको बना देंगे। मिनट में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग मिनट में उसको बना देंगे। तो देखिएगा, 180 किलोमीटर की वो रफ्तार से इस इंसान को जाता है और वापस जो आता है वो 240 किलोमीटर की रफ्तार से वो वापस आती है। 180 किलोमीटर प्लस में और 240 में, 240 जो वो आती है गुना में हमारे कितना टाइम लग रहा है, तो आप कहेंगे 6 घंटा लग रहा है। 6 घंटा कुछ इस तरह से हम लिख देंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐड कर करके। तो ऐड कर करके अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आपके पास आ जाएगा, यानी कि 180 को अब 24 से गुना कर देंगे तो कितना आपका हो जाएगा। इसको कुछ इस तरह से रह जाते हैं और 240 कुछ इस तरह से रह जाते हैं और बटा में आपका हो जाती है 0 को 0 हो जाएगी और 8 और 4 12 के 2 बाकी हाथ में 1 हो जाएगा और 2 और 1 3 और 3 और 1 4 गुना में आपका हो जाएगा 6। यहाँ से काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम यहाँ से काट लेंगे 7 से, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा। 8 8 8 64 नहीं, 8 5 40
नहीं, 8 से ही नहीं कटेगा। तो आप इसको काट लीजिए, 7 से तो नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा तो आपका 6 से कटेगा। 6 सत्ते 42, 6 चौके 36, 6 सत्ते 42, तो 6 से काट लीजिए। 6 सत्ते 42 और 6 तिया के 18 हो जाती है। ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए और उसके बाद नीचे से डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 224 का 24, 24 दूनी 48, चौतिया के 72, गुना में आपका 6 हो जाएगा, बटा में आपका 7 हो जाएगा, गुना में आपका 10 हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल करने का मतलब इसका जो प्रोसेस होगा, यानी कि 6 से गुना कर 6 दूनी के 12 के 2, बाकी हाथ में कितना आपका हो जाएगा? आप कहेंगे बाकी हाथ में 1 हो जाएगा, और 7 का 42 और 1 43 हो जाएगा, पर 1 शून्य बटा में आपका 7 आ जाएगा। फिर इसको से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 7 का 42, 6 आएगा, 7 का 42, 1 बचा 12 आएगा, 7 एकम 7 लगेगा, फिर 7 और 7 5 12 होती है, 50, 7 7 49 लगती है, 49 लगती है, 1 बचेगा 10, 7 एकम 7 लगेगा, फिर 3 उतरेगा तो 30 हो जाएगा, तो फिर आपका लगेगा 7 के 28 लगेगा, फिर 2 बचेगा, फिर आगे 2 अंक तक बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो 617.14 किलोमीटर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ी सी आप लैंग्वेज को समझिएगा। आखिर एक्चुअल में लैंग्वेज नहीं बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात यहाँ है कि आप लैंग्वेज को थोड़ी सी समझिए, लैंग्वेज को थोड़ी सी आप तोड़ तोड़ के पढ़ने के लिए हैबिट डालिए। लैंग्वेज को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ पे रटे रटाई बात तो आप कर लेंगे, चलो ठीक है मैं एक बार बना देता हूँ, आप बना लीजिएगा। तो फिर कोई भी इंसान एक बार बना देता है तो उसके दिमाग में फिट हो जाती है और वो हूबहू आपको उतार देती है। लेकिन यही ऐसा थोड़ा ना कि जो किसी टीचर ने बता रहा है वहीं थोड़े ना आने वाला है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि जो पढ़ाएगा आपको वहीं आएगा, उसी मॉडल पर भले ही आएगा, उसी आधार पर भले ही आएगा, लेकिन हूबहू क्वेश्चन मतलब जो आपको बता रहा है वही क्वेश्चन वहाँ पे रहे, ऐसा मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, कोई घनाभ होती है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर होता है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो निर्मित दोनों की संख्या क्या है? मतलब तो निर्मित घनों की संख्या क्या है? क्वेश्चन को समझिए। एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 24, 18 और 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन बनाने के लिए उस घनाभ को पिघलाया जाता है और फिर छोटे घन में उसको निर्मित किया जाता है। जब छोटे घर में निर्मित किया जाता है तब उसका भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर आती है। तो पूछता है कि जो आपका जो घनाभ होती है उससे जो छोटे छोटे घन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, मतलब कितना बन जाएगा उतना में। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, जब कोई भी चीज़ को पिघलाकर दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है तो उसके आयतन में इसके आयतन से उसको भाग दे दीजिए, तब आपका निकल जाएगा, घनों की संख्या निकल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में आपने देखा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो 24, 18, 12 है और छोटे घन का भुजा जो है, तब घनाभ की आयतन क्या होता है? तब कहेंगे घनाभ की जो आयतन होती है वो LVH होती है, और घन का आयतन क्या होता है? तो आप कहेंगे AQ होती है। तो इन दोनों में आप भागा दीजिएगा तो निकल जाएगा कुछ इस तरह से। अगर आप भागा दे देते हैं जैसे कि कितना आपका 24 गुने 18 गुने 12 है, 24 गुने 18 गुने में आपका जो है वो 12 हो जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद में आपका 21 हो जाएगा, मतलब कि 6 गुने में आपका 6 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 हो जाएगा, 6 तिया के 18 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा। लेकिन 4 तिया के 12, 12 दूनी के कितना हो जाएगा? तो 12 दूनी के 24 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 24, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वजन को क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने वजन का उपयोग करता है? क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, उसके बाद आप रिप्लाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कोई एक दुकानदार है जो गलत वजन का उपयोग करता है, वो वजन में क्या करता है? गलत कर देता है, लेकिन वो कहता है कि वस्तु को
क्रय पर बेचने का दावा करता है, मतलब कि जितने रुपया में वो ले खरीदता है किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, उतने रुपया में वो सेल करता है। लेकिन वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए अगर 1 रुपया में वो खरीद रहा है तो वो 1 रुपया में ही सेल कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि उसके वजन में कट ऑफ कर रहा है, मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितना ग्राम को उपयोग कर रहा है ये आपको बताना है। लेकिन जब क्रय पर बेचता है तो पर भी उसको 25% का प्रॉफिट होती है। क्रय पर ही बेचने का दावा करता है फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ 25% का आप कहेंगे फ्रैक्शन कितनी होती है? 25% का फ्रैक्शन जो होती है 1/4 होती है, 1/4 होती है, कुछ इस तरह से आपका फ्रैक्शन होती है। मतलब कहने का मतलब है कि वो जो सीपी है और एसपी है दोनों को एकदम समान रखती है, इक्वल रखती है। अगर वो किसी भी चीज़ को 1 रुपया में खरीद रहा है तो वो 1 रुपया में वो बेच रहा है, 1 रुपया में वो खरीदता है तो 1 ही रुपये में वो बेचता है उसको, लेकिन 25% का प्रॉफिट होता है। मतलब कि वो 4 रुपया मतलब 4 रुपया की जगह पे वो क्या कर रहा है 5 रुपया, मतलब कि और उसका जो 25% का प्रॉफिट का मतलब है कि मतलब ये हुआ कि 4 रुपया के सामान को वो कितना में बेच रहा है, तो अपन 5 रुपये में बेच रहा है। 4 के सामान को वो कितना में बेच रहा है, तो 4 के सामान को वो 5 रुपये में बेचता है। लेकिन वो कहता है कि मैं जो बेचता हूँ वो क्रय पर ही बेचता हूँ, ऐसा ऐसा मतलब दुकानदार का कहना है। लेकिन अब देखिए अगर वो क्रय मतलब कि 1 रुपये में वो खरीदता है और 1 रुपये में बेचता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो दुकानदार बैठा क्यों है। आपको प्रॉफिट देने के लिए थोड़ा ना बैठा हुआ, अपने प्रॉफिट के लिए बैठा हुआ। वो कहता है कि 25% का प्रॉफिट होता है, मतलब 4 रुपये के सामान को वो 5 रुपये में सेल करता है, मतलब ग्राहक को वो 4 रुपया देता है। मतलब ग्राहक को वो 4 रुपया देता, 4 रुपया वो खर्चा करता है और ग्राहक को 5 रुपया वो बोलता है, मतलब 5 रुपये में वो खरीदता है ग्राहक इसके यहाँ से, मतलब ग्राहक 4 रुपये में खरीदता है और 5 रुपये में उसको बेच देता है। वो कहता है कि 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने वजन का उपयोग करता है। जो ग्राहक के पास जाता है वो 1000 ग्राम जाता है, लेकिन उसको कितना काम देता है वो आपका सीपी जानता है, मतलब कि दुकानदार जानता है। तो यानी कि 5 बराबर आपका दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 5 दूना के 10 यानी कि 200 आ जाएगा। अच्छा 200 1 का मान आ जाएगा तो 4 का मान कितना आ जाएगा, तो 4 का मान आ जाएगा 4 दूनी के 800 आ जाएगा, मतलब 1000 ग्राम की जगह पे वो 800 ग्राम का उपयोग कर रहा था। मतलब इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 800 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर वाले किसी घनाभीय कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अच्छा आप समझ सकते हैं कि कोई भी घना आकार का कोई कमरा है तो उसमें सबसे लंबा जो छड़ रखा सकता है वो कौन रखा सकता है, तब कहेंगे सबसे जो लंबा छड़ रखा सकता है उसका विकर्ण रखा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो वो कोई घनाभ है जिसका इतना इतना है, तो उस घनाभ का आप विकर्ण निकाल लीजिए। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, तब का विकर्ण बराबर तो L² प्लस में B² प्लस में आपका H² होता है। अंडर रूट में कुछ इस तरह से होती है। सारे के सारे को अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा और रूट में आएगा। सारे को अगर हम रूट निकालते हैं तो आपका 100 हो जाएगा, ई प्लस में आपका 36 हो जाएगा, ये प्लस में आपका 64 हो जाएगा और रूट लगेगा इस पे। रूट पे कितना होगा 6 4 10 के 0 बाकी हाथ में 1 हो जाएगा, 6 3 9 और 9 और 1 10 हो जाएगा आपका। 6 4 10 के 0 बाकी हाथ में 1 हो जाएगा, 6 और 3 9 और 1 10 के 0 बाकी हाथ में 1 और 1 1 2 आपका रूट लग जाएगा। इसका अगर आप गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा, 2 गुने में आपका आ जाएगा जाकर के 5 गुने में 5 आ जाएगा। यहाँ से अगर निकलेगा तो 2 इससे निकलेगा और 5 इससे निकलेगा, यानी कि 5 दूनी के 10 √2 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक पिज्जा के लिए चीज और सॉस का अनुपात 1 और 1/2 कप है। यदि
रमा ने एक निश्चित संख्या में 2 पिज़्ज़ा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया, तो उसने उस पिज़्ज़ा पर कितने कप चीज़ का इस्तेमाल किया? क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझिएगा। एक पिज़्ज़ा के लिए चीज़ और सॉस, मतलब पिज़्ज़ा में जो ज़रूरी चीज़ होता है वो चीज़ और सॉस के लिए वो बोल रहा है। उसमें जो है वो 1 कप और 1/2 कप वो पिज़्ज़ा और सॉस का डिमांड करता है। रमा ने एक निश्चित संख्या में 2 पिज़्ज़ा बनाने की, मतलब 2 पिज़्ज़ा बनाने के लिए वो तैयारी किया। 15 कप सॉस वो लाता है, लेकिन वो बोलता है कि उसे उसे 2 पिज़्ज़ा बनाने के लिए उसको कितना कप चीज़ और चाहिए। पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है, एक तो है चीज़ है और दूसरा सॉस है। वो कहता है कि उसको बनाने में 1 कप आपका 1 कप और 1 पिज़्ज़ा और सॉस जो लगता है वो एक एक लगता है, पिज़्ज़ा लगता है और 1/2 लगता है आपका सॉस लगता है। 2 को हटाने के लिए 2 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, 1:2 मिलता है। वो कहता है कि एक निश्चित संख्या में 2 पिज़्ज़ा वो बनाना चाहता है। उसको 15 कप सॉस इस्तेमाल किया। अगर 15 कप सॉस इस्तेमाल किया, इसका मतलब है कि इसका दोगुना वो इस्तेमाल करता है, यानी कि 15 दूनी की आपका जो है वो 30 कप जो है, 30 कप आपका जो है वो चीज़ की ज़रूरत होती है उसमें 2 पिज़्ज़ा बनाने में। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 30 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक कार्य को 80% 20 दिनों में पूरा करता है, फिर बी ए के साथ शामिल हो जाता है और वे शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। बी को अकेले पूरे कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? ए एक कार्य को 80% जो करता है, कोई भी काम होता है उसका 80% जो है वो 20 दिनों में पूरा कर रहा, और कुछ दिनों के बाद बी जो है वो ए के साथ शामिल हो जाता है और शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। बी को अकेले पूरे काम करने के समाप्त करने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य को 80% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर की बात करते हैं, तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका जो होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं अगर निकालना चाहता हूँ यहाँ पे, तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। 4 दूनी के 8 आपका हो जाएगा और 5 दूनी के 10 हो जाएगा, मतलब कि 4/5 हो जाएगा। तो वो कहता है कि 80% जो काम है वो 20 दिना में पूरा करता है, यानी कि 5 काम में से कहाँ निकाले मैंने, 5 कामों से वो 4 काम जो है वो 20 दिना में करता है। मतलब कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं कि ए जो है वो कार्य करता है, ए जो कार्य करता है वो 5 में से 4 काम करता है, मतलब कि 4/5 काम करता है कितने दिना में, तो वो 20 दिना में करता है। इधर 5 जो है वो भागा में है, तो इधर आपका गुना में आ जाएगा 5 जो है, और इधर जो है वो 4 आ जाएगा, 4 पचे के 20 आ जाएगा, यानी कि पचे 25 आ जाएगा। यानी कि वो जो करता है, ए जो काम करता है वो करता है 25 दिनों में, 25 दिनों में वो पूरा कर देता है। 20 दिनों में पूरा करता है, तो वो 80% जो काम है वो 20 दिनों में करता है। मतलब ओवरऑल करने का मतलब उसका ये है कि मैं जो काम करता हूँ वो 25 दिनों में पूरा कर देता हूँ, 80% काम है। फिर कहता है कि बी जो है वो ए के साथ शामिल हो जाता है, बी जो है वो ए के साथ पूरी तरह से शामिल हो जाती है, और वो शेष कार्य को, अच्छा 5 काम टोटल था, उसमें से 4 काम ए ने कर दिया, तो कितना बचा? आप कहेंगे 1/5 बचा, 1 कितना बचा? 5 बचा। वो शेष कार्य को 3 दिना में पूरा कर देता, शेष कार्य को 3 दिना में पूरा कर देता। ये इधर भागा में है तो ये इधर आ जाएगा आपका गुना में, और ये जो है वो ऊपर में गुना में है तो इधर आपका आ जाएगा भागा में। 5 दिया के 15 दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा? आप कहेंगे 15 दिन लगेगा। 25 और 15 की अगर आप एलसीएम लेते हो तो 25 दूनी के 50, 25 दिया के 75 आपका आ 25 दूनी के 25 दिया के 75 और 15 पचे के 75 आ जाएगा। मतलब कि काम का जो रेशियो है वो 3 अनुपात लगभग 5 है। फिर आगे कार्य वो कहता है कि बी को अके बी अकेले पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लगाएगा? तो पूछ रहा है कि बी जो है वो पूरे काम को करने में कितना समय लगाएगा। अच्छा, बी काम कितना करता है? ए जो करता है वो 3 काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहा है। तो ए जो करता है वो 3 यूनिट करता है, इसका मतलब ये 2 यूनिट करता है। टोटल जो काम है वो कितना काम है? तो आप कहेंगे 75 काम है। टोटल जो काम है वो 75 काम है, 75 काम है, और
वो कह रहा है कि बी को अकेले पूरे काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो 2 से इसको भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 तिया के 6 आ जाएगा और 2 सते के 14 आ जाएगा। 1 बटा आपका में 2 आपका कितना आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 3। मतलब इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 37.1/2 दिन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और फिर दस रुपया वस्तु पर कैशबैक देता है। वह अभी भी 5 रुपया 5 प्रति वस्तु कमाता है। मतलब एक वस्तु पर 5 रुपया वो कमाता है। यदि एक प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अच्छा, वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर वो 7.5% की वो छूट देता है और 10 रुपया कैशबैक देता है। कैशबैक का मतलब होता है कि मतलब एक तरह से आप छूट को मान सकते हैं, मतलब छूट जो है वो देता है। उसके बाद इतना करने के बाद भी वो बेचता है तो 5 रुपया प्रॉफिट आता है। अगर 5 रुपया हम उसको में से घटा देते हैं तो क्या हमारे पास क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि 10 रुपये में मैं किसी चीज़ को अगर बेच रहा हूँ, 10 रुपये में किसी चीज़ को अगर बेच रहा हूँ तो उसमें से मुझे 2 रुपया बच रहा है, तो 2 रुपया को उस 10 रुपये में आप घटा दिएगा तो जितना में मैं वस्तु को खरीदा हूँ वो आपके पास आ जाएगा। मान लेते हैं उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 1 से है। फिर कहता है कि वो 7.5% की छूट देता है। 7.5 का मतलब आप क्या समझते हैं, 92.5 बटा में आपका इतना रुपया में वो बेच रहा है। फिर वो कहता है कि 10 रुपया वो कैशबैक देता है। तो 10 रुपया इसको में से क्या करेंगे, अपन 10 रुपया उसको में से माइनस कर देंगे। 10 रुपया अगर माइनस नहीं करेंगे तो कैसे आएगा, तो 10 रुपया आप माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा। फिर वो कहता है कि 10 रुपया कैशबैक देते हैं, फिर भी वो जब वस्तु को बेचता है तो 5 रुपया उसको प्रॉफिट होता है। मतलब कि 5 रुपया एक वस्तु पर वो कमाता है। अगर किसी भी वस्तु का जितने पर आप बेच रहे हैं उसमें से 5 रुपया आप घटा दीजिएगा तो क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा। मान लीजिए आप 10 रुपया में किसी भी वस्तु को अगर बेच रहे हैं और 2 रुपया जो है वो आप बेचने के बाद इनकम कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं। इसका मतलब वस्तु को आप 8 रुपया में ले रहे हैं तो 2 आप घटा दिए तो इसको में से 5 अगर आप घटाए तो आपके पास बच जाएगा कुछ इस तरह से। चलिए, ये गुना नहीं होगा, ये माइनस है, मैंने एक्स कर दिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर दशमलव खसेगा तो कितना बचेगा, तो दशमलव होगा जो आपका जो हो जाता है वो 0.925 हो जाएगा। उसके बाद में आपका एक्स हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब इतना रुपया जो है वो उसका क्या है, तो वो क्रय मूल्य है। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 0.915 गुना में आपका हो जाएगा, सॉरी गुना नहीं हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और माइनस में 15 हो जाएगा। इतना रुपया जो है वो उसका क्या है, तो इतना रुपया उसका जो है वो क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य की याद करने का तो हम लोग क्रय मूल्य लाए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है 16 गुने 9 भागा में 4 ऑफ 2 है और 3 गुना में 9 माइनस में 6 है माइनस में 2 गुने में 3 भागा में 4 ऑफ 1/2 है। फिर इस क्वेश्चन को आप जो सोल्व करते हैं वो बोडमास के नियम से करते हैं। पहले का अगर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ करता, पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं। तब यहाँ से देखिए 2 से जब आप इसको ऑफ में करेंगे तो गुना हो जाएगा, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा और 8 दूनी के 16 आप करेंगे। जैसे यहाँ सब देखिएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, फिर 8 दूनी का आपका क्या हो जाएगा, तो आप 8 दूनी के 16 हो जाएगा, लेकिन 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से देखें तो यहाँ से गुना कर लीजिए। 9 में से जब 6 जाती है तो 3 बचती है, 3 तिया के आपका कितना आ जाती है, 9 आ जाती है। फिर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से करते हैं तो 2 दूनी के 4 हो जाती है, 3 दूनी के 6 हो जाती है आपका, फिर आपका 2 दूनी के 4 यानी कि 6 दूनी के 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 दूनी के 6 आ जाएगा और फिर अगर 6 आ जाती 3 दूनी के 6 आ जाती है और फिर गुना में करेंगे इसको तो 2 दूनी के 4 2 और फिर 2 से 6 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस में आपका 3 आ जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा और 6 का 6 छतिया के 18, मतलब कि आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है।
जिसे समान शेष प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात कीजिए। इतने इतना इतना से एक विभाजित होने वाली कोई संख्या है जिससे समान शेष प्राप्त होता है। ये देखिए, इस पॉइंट को पकड़िए, समान शेष प्राप्त होता है। समान अगर शेष वो क्वेश्चन में बोल देता है तब उसका आप डिफरेंस तुरंत भर में निकाल लीजिए। तो 73 और 115 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 42 हो जाएगा। और 115 और 185 का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 70 हो जाएगा। और 70 और आपका में जो है 42 का जो HCF होगा वो कितना होगा? तो दोनों को जो डिवाइड करेगा वो संख्या जो इसमें से सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो आप कहेंगे 14 है, यानी कि 14 इज द करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक 2 घंटे और 30 मिनट में 20 मील और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील की यात्रा करता है, तो मील प्रति घंटे में औसत चाल की गणना कीजिए। औसत चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटा में कुल समय होती है। औसत चाल बराबर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुल दूरी बटा कुल कितना होती है, तो आपका कुल समय होती है। अच्छा, कुल दूरी आपका कितना है? तो पहले तो 10 है और उसके बाद में पहले तो 20 मील है और फिर 10 मील है। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा? तो 30 मील हो जाएगा। फिर 2 घंटा 30 मिनट है और 1 घंटा 15 मिनट है, तो 2 घंटा और 1 घंटा 3 घंटा हो गया। और उसके बाद में उसका 30 मिनट और 15 मिनट, तो 30 और 10 40 और 5 45, यानी कि 3 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट को जब आप मिनट में चेंज करोगे तो इसको 60 से आप क्या करते हैं? भागा देते हैं। तो 15 तिया के 45 और 15 चौके 60, यानी कि 4 तिया के 12, 13 14 एक 15, यानी कि 15 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि 15 बटा अगर 4 हो रहा है तो आप इसको से इस तरह से गुना कर सकते हैं। पहले तो ऊपर में कितना है आप 30 कहेंगे, फिर नीचे में आपका कितना है 15, और नीचे में 4 था जो ऊपर में जाकर के 4 गुना हो जाएगा। तो 15 दूनी के 30, यानी कि 4 दूनी के 8 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 8 आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक साइकिल सवार और एक जॉगर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करते हैं। यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी के 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में तय करता है, तो जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात क्या है? क्वेश्चन को थोड़ा सा एक और फिर से रिपीट करते हैं अगर समझ में नहीं आता है तो। एक साइकिल सवार और एक जॉगर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। एक निश्चित दूरी को मतलब एक एग्जैक्ट दूरी है उसको निश्चित चाल से तय करता है, मतलब बिल्कुल भी चाल में इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यदि जॉगर जो है वो साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी के 1/3 दूरी को साइकिल 1/3 दूरी को तय करता, मतलब कि जॉगर जो है वो साइकिल सवार जितना दूरी साइकिल सवार की गई दूरी का 1/3 करता। जॉगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1/3 करता है और साइकिल सवार जो है वो 3/3 करता है, मतलब 1/3 करता है। यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की सिर्फ और सिर्फ 1/3 करता है और साइकिल सवार द्वारा ली गई समय के दुगने समय में तय करता है, तो साइकिल और आपका जो जॉगर सवार की चाल अनुपात क्या है? साइकिल सवार जो है वो साइकिल सवार है और एक तो आपका जो कौन है, तो आप कहेंगे एक तो है आपका जॉगर है और साइकिल सवार की स्टोरी है। एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से करती है, चाल में बिल्कुल भी और दूरी में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई। कहा था कि यदि जॉगर जो है वो साइकिल सवार द्वारा तय की दूरी की सिर्फ और सिर्फ 1/3 करता है, मतलब साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 करता है। जॉगर जो है वो साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 करता है, मतलब ये 3 आपका हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ये 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कहा कि साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गई समय
साइकिल सवार द्वारा ली गई समय के दुगने, साइकिल सवार द्वारा ली गई समय के दुगने समय में तय करता है। तो जॉगर और साइकिल, देखिएगा यहाँ जो बात आती है कि ये जो है वो एक तिहाई करता है, मतलब कि साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी का एक तिहाई करता है। जॉगर जो है वो साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी का एक तिहाई है। मतलब का या सेल अगर आता है जो इसका हो जाता है और ये हो जाता है, तो जॉगर जो है वो साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी का एक तिहाई लेता है। फिर कहता है कि साइकिल सवार द्वारा ली गई समय, साइकिल सवार द्वारा ली गई समय के दुगने समय में वो काम, साइकिल सवार द्वारा ली गई समय के दुगने समय में तय करता है। कौन करता है? ये करता है। अब देखिएगा ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका, ये आपका दिया हुआ है दूरी दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है वो चाल दिया हुआ है। तो हमने, ये चाल दिया हुआ नहीं है, ये समय दिया हुआ है, सॉरी समय दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे दूरी है और ये समय है, तो हम चाल निकालेंगे। चाल बराबर हमारी होती है दूरी बटा क्या होती है? दूरी बटा आप कहेंगे समय होती है। अच्छा, फिर अगर दूरी बटा अगर समय होती है तो दूरी हमारा कितना है? तो आप कहेंगे 3 है। 3 में अगर हम समय से भाग देते हैं तो हमारे पास चाल निकल के आ जाएगा। तो चाल निकल के ऑब्वियस सी बात है आ जाएगा। तो ये अगर 3 में 1 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 3 आ जाएगा। फिर 1 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 1/2 आ जाएगा। इस 2 को हटाने के लिए हम दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर वो कहता है कि जॉगर और साइकिल सवार, जॉगर और साइकिल सवार मतलब कि 1 और 6 जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात, तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो 1/6 होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो 6/1 आया और ऐसे टिक कर देते हैं, लेकिन ये सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है जो एग्जामिनर चाहता है। आपको एग्जामिनर जो चाहता है वो नहीं आपको बनना है, बिल्कुल अपने तरीके से करनी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 5,000 पर 1 बरस के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। 5,000 पर 1 बरस के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% जो है वो 1 बरस में वार्षिक ब्याज की दर से लगती है। 5,000 पर 1 बरस के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से लगती है वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में वो अंतर पूछ रहा है। 5,000 का जो वार्षिक लग रहा है वो 4% की दर से लग रहा है। मतलब 5,000 जब आप 1 बरस के लिए लेते हैं तो आपका उस पे वार्षिक जो परसेंट जो लगेगा, मतलब कि परसेंट मतलब रेट होती है, मतलब कि दर होती है, वो 4% आपको लगेगा। और वो कहता है कि अर्धवार्षिक रूप से अगर संयोजित होता है तो 1 बरस में आपको 2 बार लगेगा, यानी कि 1 बरस में अगर 2 बार आप देते हैं तो 2% दीजिएगा। फिर अगर यहाँ से आती है तो फिर आपको 2% देना होता है, कुछ इस तरह से। अब इन दोनों का आप क्या करते हैं? समतुल्य भिन्न निकाल लेते हैं। तो यानी कि 2 प्लस में आपका कितना हो जाएगा? 2 प्लस में आपका 2 गुना में आपका कितना हो जाएगा? 2/100 अगर निकाल लेते हैं तो कितना हो? 2 और 2 4, यानी कि 4.04 हो जाएगा। और ये 4 है, मतलब वार्षिक जो आपका लगती है, वार्षिक जो लगती है, और ये जो लगती है वो अर्धवार्षिक लगती है, यानी कि इसका जो वार्षिक लगती है और ये अर्धवार्षिक लगती है। तो कितना आपका हो जाएगा? 0 पॉइंट, दोनों में अंतर 0.4 आ जाएगा, कुछ इस तरह से 0.04 आ जाएगा। दोनों में जो हमारे पास डिफरेंस जो आया था वो 0.04 आया था। तो 5,000 आपने जो रुपये लिए थे, इतना रुपये लिए थे, इस पे जो डिफरेंस आएगा आपको कितना आएगा? तो इस पे 0.04 लगाइएगा और नीचे में आपका 100 लगेगा। और ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये 2 अंक ले जाएंगे, 1 2 3 1 2 3, यानी कि दशमलव 1 अंक के बाद होगा यहाँ से। तो यानी कि 1 अंक के बाद की मतलब है, तो ये 4 ही तो है ना, गलत कहाँ हो रहा? ये 50,000 आपका है और 0.4 आती है। तो 0. अगर 4 आती है तब
5 जो कि आपका जो है वो 20 हो जाएगा, और 20 पर हो जाएगा आपका एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि आपका जो है वो 2 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि अंकिता ने मूल्य पर 10% छूट पर खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपया था। यदि उसने 450 रुपये की कुल बचत किए तो उसने कितने खिलौने खरीदे। क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा कि अंकित मूल्य पर कोई भी जो छूट मिल रही थी वो 10% मिल रही थी। प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य था वो 50 रुपया था। एक इंसान ने उस खिलौने को परचेज किया और पूरे बचत में उसने 450 रुपया की बचत कर लिया। तो बताइए कि उसने जो खिलौना खरीदे वो कितने खिलौना खरीदे कि उसको 450 रुपया उसको बचत हो गई। प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, तो आप कहेंगे 50 रुपया है प्रत्येक वस्तु का। उस पे जो अंकित मूल्य पर वो 10% की छूट दे रहा है। 10% की अगर छूट देता है तो कितना बचेगा, तो 10 बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यानी कि एक वस्तु पर उसका जो बचत होगा वो 5 रुपया होगा। उसने जो टोटल बचत किया था वो 450 रुपया किया था। तो इसका मतलब है कि इसको वो 90 खिलौना खरीदा था। अगर 90 में गुना करेंगे तो 9 बचेगा 45 पर 1 शून्य, यानी कि 90 वो खिलौना खरीदा था। तब अगर 90 खिलौना वो खरीदेगा या खरीदता है तब उसको 450 रुपया की बचत हो जाएगी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 90। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पुरुष का व्यय उसकी आय से 70% है। यदि उसकी आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि होती है तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत से 2.5 गुना हो जाए। आपको पता होगा कि एक पुरुष का जो व्यय है, मतलब कि आय जो है, एक तो आय होती है, दूसरा जो होती है वो होती है आपका व्यय होती है। उसके बाद में होती है, एक तो होती है बचत होती है। कोई भी इंसान जो उसकी जो है व्यय जो है वो आय का 70% है। इसका मतलब कि 100 है तो इसका क्या है 70% है। अगर 100 रुपये में से 70 रुपये आप खर्चा कर रहे हैं तो 30 रुपये आपको क्या हो रहा, बचत हो रहा है। लेकिन वो कहता है कि 20% और 50% उसकी आय में दो क्रमिक वृद्धि हो जाती है। अगर 100 रुपया में आप दो क्रमिक वृद्धि कर देते हैं, एक तो कर देते हैं आप 20% कर देते हैं और एक तो कर देते हैं आप 50% कर देते हैं, तो आपका जो उत्तर जो आ जाएगा, मतलब 1 शून्य से 1 शून्य और 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 12 गुने 15 हो जाएगा। तो 15 दूनी के 30 के 0 वाकयात में 3 और 15 और 3 18, यानी कि 180 रुपया क्या हो जाती है आपको बढ़ जाती है। तो फिर वो कहते हैं कि जब बढ़ जाती है तो उनका नया व्यय उसके पिछला व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। उसका जो नया जो व्यय है, मतलब कुछ तो वो व्यय करेंगे तो उसका नया व्यय पुराने व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, ताकि उनकी नई बचत पिछली बचत से 2.5 गुना हो जाती है। इसका जो हो जाती है वो 2.5 गुना हो जाती है। तो आप 2.5 गुना करते हैं तो 25 दिया है, कितना हो जाएगा 75, यानी कि 750 पर इतना मतलब कि 180 रुपया वो ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब फालतू इनकम करते हैं और 75 रुपया वो बचा लेते हैं। तो आप कहेंगे खर्चा वो कितना करता है, तो खर्चा करता है आपका 105 रुपया करता है ना। 75 और 5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कि 180। तो पहले जो बचत करते थे वो 70 रुपया करते थे, अब जो बचत करते हैं वो कितना करते हैं 105 रुपया करते हैं, यानी कि पहले आप ज़्यादा पहले 70 रुपया करते थे, अब इतना रुपया बचत करते हैं, मतलब ज़्यादा कितना करते हैं। तो आप कहेंगे ज़्यादा जो करते हैं वो 35 रुपया ज़्यादा करते हैं। कितने के ऊपर 70 के ऊपर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से हमको गुना कर देना। 1 शून्य से 1 शून्य, 7 बचे के 35, यानी कि 10 बचे के 50% वो अधिक बचत करने लगेगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 50% अधिक वो ज़्यादा प्रॉफिट करने लगता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है तथा राधा और सबिता के पास रुपयों का अनुपात 7:16 है। यदि गीता के पास 980 है तो सबिता के पास कितने रुपया हैं।
जैसा कि वो अनुपात दिया हुआ है वो गीता और आपका जो राधा का अनुपात दिया हुआ 7 अनुपात कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। फिर कहता है कि राधा और सविता, राधा और आपका जो है सविता का अनुपात दिया हुआ है 7 अनुपात दिया हुआ है आपका 16 दिया हुआ है। आपको पता होगा कि इसके पड़ोसी से हम इस जगह को खाली स्थान को भर देते हैं कुछ इस तरह से। 7 7 49 हो जाएगा, 15 7 14 से 10 के पर 5 होता है और 16 5 के 80 होता है, 16 और 8 24 होता है, यानी कि 240 कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। फिर वो कहता है कि यदि गीता के पास 980 रुपया है, गीता के पास यहाँ 49 रुपया है और वो बोलता है कि मैं 980 रुपया है। यहाँ से अगर आप काटते हैं तो वो 2 मरतबे में पूरी की पूरी लपेट लेगा, मतलब एक का मान जो होगा आपका 20 हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि सविता के पास कितना रुपया है, तो सविता के पास जो है वो कितना रुपया है, हम कहते हैं 240 रुपया, वो कहता है कि 240 रुपया है। तो इसको एक का मान जो है वो 20 है, तो यहाँ से 20 से गुना कर देंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा और आपका 14 दूनी के 48 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो उसके पास पेमेंट है वो 4800 रुपया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 4800, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि साची और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोमल उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन साची ने 3 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया और कोमल ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ है। साची जो है वो जैसे साची लिखते हैं, साची जो है और आपका जो है वो कोमल है। साची और कोमल एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। फिर कहता है कि कोमल उसी कार्य को, कोमल जो है वो आपका उसी कार्य को मतलब सेम टू सेम डिट्टो कार्य को 22 दिन में पूरा करता है। इन दोनों का आप पर्याप्त से एलसीएम लेते हैं तो आपका बाईपाचे कितना हो जाएगा दहोतल से, यानी कि एक का मान आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा और 22 आ जाएगा। मतलब कि एक दिन में कोमल जो काम करती है वो 5 यूनिट काम करती है और साची और कोमल दोनों मिलकर के एक दिन में जो काम करती है वो कितना काम करती है, आप कहेंगे 11 काम करती है। कोमल अगर 5 काम करती है तो साची कितना काम करती है, 6 करती है, तभी तो वो 11 यूनिट के काम कर पाती है। ये तो कन्फर्म है, कोमल जो है वो 5 यूनिट एक दिन में काम करती है और इन दोनों मिलकर 11 काम करती है। इसका मतलब कि कोमल जो है वो 5 काम कर ही रही थी पहले से और साची जो है वो 6 काम करते, तब दोनों को मिलाकर के 11 यूनिट काम हो जाती है एक दिन में। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन साची ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। साची ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि 3 दिन के पहले तो ये साथ साथ था, तो एक दिन में वो ये दोनों मिलकर 11 काम करती थी, तो 3 दिन में काम कितना करेगी, तो आप कहेंगे 33 यूनिट काम कर लेगी। यानी कि अगर 33 इसमें से माइनस कर देंगे 33, तो काम की संख्या कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा और 10 में से 3 जाएगा तो आप कहेंगे कि 7 बचेगा। यानी कि अब जो काम जो बच रहा है वो कितना बच रहा, तो आप कहेंगे काम जो अब बच रहा है वो मात्र 77 बच रहा। लेकिन फिर वो कहता है कि लेकिन साची ने 3 दिन बाद काम को छोड़ देता है। कोमल ने शेष कार्य को अकेले पूरा किया, कोमल ने शेष काम को अकेले पूरा किया। कोमल एक दिन में 5 काम करती है तो 77 काम करने में वो कितना दिन लगेगा, तो 5 लगेगा, फिर 2 उतरेगा तो 5 5 के 25 आएगा, 25 आएगा। फिर अगर हम दशमलव तो नहीं देंगे, आपका हो जाएगा 15 5 75 76 और 1 77, 2 बटा आपका 5 आ जाएगा। तो इतना कोमल को इतना दिन काम करने में लगेगा और पहले जो 3 दिन काम करा था वो, तो पहले 3 दिन वो साथ किया था और मैंने 15 दिन इसको लगा, तो यानी कि टोटल जो अगर दिनों की संख्या बात करें तो 15 और 3 18 दिन लगेगा। 18 पूर्णांक 2 बटा 5 लगेगा, मतलब ओवरऑल की बात करें तो 18 5 90 और 2 92 बटा में आपका 5 लगेगा, इतना दिन लगेगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 97 बटा में 5 दिन लगेगा, यानी कि आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किसी धन राशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 25% घटाने पर इतना बचता है, 4335 बचते हैं, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए।
किसी धनराशि के बारे में वो बात कर रहा था, इसका मतलब कोई भी धनराशि एक्स मान लेते हैं। फिर कहता है कि 15% घटाने के बाद अगर 15% घटाते हैं तो कितना हमारे पास बचता है, तो आप कहेंगे 85 बचता है। 85 बटा में 100 आपका आ जाएगा। फिर वो कहता है कि शेष से मतलब कि इतना से 25% घटाने के बाद यानी कि 75 बटा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। फिर कहता है कि 4000 इतना के बाद 4335 आपका बच जाता है। इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो बिल्कुल सामने निकल करके आ जाएगा। अगर x बराबर की बात करते हो तो यहाँ पर जगह हमारे पास बिल्कुल पर्याप्त है, तो यहाँ पर हम पूरा की गुना कर देते हैं, तो 4 3 3 5 गुना में आपका हो जाएगा 100, गुना में आपका हो जाएगा 100, वटा में आप की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 85, गुना में आपका हो जाएगा 75। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो कितना बचे, 17 बचे के कितना हो जाएगा 85 और 20 बचे के 100 हो जाएगा। फिर यहाँ से काटते हैं तो 15 बचे 75 और 20 बचे के 100 हो जाएगा। 5 तिया 15 और 5 चौके 20 हो जाएगा। 4 दूनी के 8 हो जाएगा और 8 से गुना करते हैं तो 8 बचे के कितना हो जाएगा, यहाँ से फिर कटेगा 17 का 17 दूनी के 34, अगर 34 उसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 9 बचेगा। तो 17 बचे के 85 लगेगा, फिर 17 बचे के 85 लगेगा। फिर अगर 3 से काटते हैं तो 8 तिया के 24 हो जाएगा और फिर 5 तिहाई के 15 हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ रहे होंगे। नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचता है, इसलिए हम इन सारे को गुना कर देते हैं। गुना करके जो लिख देते हैं वो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8 पर 1 शून्य है, यानी कि 85 गुने में आपका कितना है, आप कहेंगे कि जो 8 दूनी के 16 80 है। यहाँ से गुना अगर करने की बात करते हैं तो बारी बारी से गुना कर दीजिए। 8 5 40 के 0 बाकी हाथ में 4 और 8 के 64 और 4 68 आपका हो जाएगा पर 1 शून्य, यानी कि 6800 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की बात करते हैं तो 6800 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करके 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक 1 वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 3200 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्या है। इसको समझिए थोड़ा सा। कहता है कि एक बैंक जो है वो ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करता है, मतलब अर्धवार्षिक जब आप पैसा को जमा करते हैं तो वो अर्धवार्षिक रूप से आपसे संयोजित करता है। वो वार्षिक रूप से 10% प्रति वर्ष की दर से वो चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 10% की दर से वो प्रदान करता है। एक ग्राहक 1 वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई मतलब कि 6 महीने के बाद 1 जनवरी को वो 3200 रुपया जमा करता है और फिर 1 जुलाई को वो 3200 रुपया जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि को बताइए आप। बैंक जो है वो आपका वार्षिक रूप से 10% लेता है। अब थोड़ा समझिएगा, बैंक जो है वो 10% वार्षिक रूप से लेता है, लेकिन वो अर्धवार्षिक रूप से क्या करता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करता है। मतलब जितना आप पैसा दीजिएगा उसका अर्धवार्षिक रूप से आपसे वो संयोजित करेगा और 10% की दर से वो वार्षिक रूप से वो आपको जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज के दर से वो आपका इंटरेस्ट प्रदान करता है। तो कहता है कि एक ग्राहक जो है वो 1 जनवरी को 3200 रुपया जमा करता है। तो अगर आप 3200 रुपया जमा करते हैं 6 महीना 1 जनवरी को आप जमा करते हैं तो आपको जो है वो 6 महीना पर आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। 6 महीने के लिए इंटरेस्ट लग जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो अगर पहले से 10% वो वार्षिक दे रहा है, इसका मतलब कि 6 महीना के अर्धवार्षिक रूप से वो 5% लेगा। तो इसका अगर हम 5% अगर निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि 32 पच्चीस कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 और 5 तिया के 16, यानी कि आप जब 32 रुपया करिएगा तो आपको इंटरेस्ट वो देगा, वो कितना देगा, 160 रुपया देगा। तो 1 जनवरी को जमा करता है, फिर वो कहता है कि 1 जुलाई को वो जमा करता है, यानी कि 1 जनवरी को वो कितना 3200 रुपया जमा करता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज सब सारा आपको इंटरेस्ट जमा उमा करके और बाकी सारी चीज़ों को जमा करके आपके पास आपका जो पैसा हो गया वो कितना हो गया, तो पैसा जो हो गया वो आपका हो गया जा करके
₹3200 तो आपका पहले से था और ₹160 वो इंटरेस्ट देता है। तो कितना हो जाएगा आपका, जीरो से जीरो हो जाएगा और 6 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा और 3, यानी कि आपका 3,360 आपका टोटल अमाउंट बैंक में हो जाएगा। पहले ये हो गया इतना आपका। फिर आप 1 जुलाई को जब आप जमा करते हैं तो फिर आपको अर्धवार्षिक रूप से वो लगता है। कितना लगता है अर्धवार्षिक रूप से, आप कहेंगे अर्धवार्षिक रूप से वही 5% लगती है। तो इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले से आपको तो इतना जमा ही था, सॉरी पहले तो इतना ही जमा था। तो अब इस पे चक्रवृद्धि ब्याज इसमें जोड़कर चलेगा ना। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि पहला जो है पूरे सारे अमाउंट को जोड़कर उसके फिर इंटरेस्ट चलती है। तो पहले से आपको इतना पैसा था और फिर जो है आप इतना जमा किए, 1 जुलाई को जमा किए। तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया 6 और 3 और 2 5 हो गया और 3 और 3 6 हो गया। अब जो आपको लगेगा वो इतने के ऊपर लगेगा, यानी कि 6 5 6 आपका हो जाएगा। उसके बाद 0 लगेगा और 5% वो इंटरेस्ट देता, यानी कि 100 से गुना हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा और फिर आपका बचेगा 6 5 30 के 0, बाकी हाथ में 3 और 5 5 25 और 3 28 के 8, बाकी हाथ में 2 और 6 5 के 30 और 2 32 हो जाएगा। तो सब मतलब 1 अंक के बाद हो जाएगा। मतलब अगला जो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ₹328 हो जाएगा। तो पहले आपको ₹160 वो दिया था बैंक वाला ने, और फिर जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज जब आप सारे के सारे दूसरे महीने में जमा किए तो सारे के सारे जोड़ के आप इंटरेस्ट को लेते हैं तो सेकंड बार में आपका लगता है ₹328 लगता है। यानी कि टोटल को आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका 6 और 2 8 हो जाएगा और 3 और 1 4, यानी कि 400 आपका जो ₹28 क्या हो जाएगा, तो आप यानी ₹428 आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 488, ऑप्शन नंबर है डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि एक महिला किसी वस्तु को इतना रुपये में खरीदती है और उसे इतना रुपये में बेचती है, उसका प्रतिशत लाभ कितना है। 950 रुपये में वो खरीदती है और 1150 रुपये में वो क्या करती है, तो वो बेच देती है। तो आपका प्रॉफिट जो होती है वो कितना होती है, तो आप कहेंगे 200 होती है। कितने के ऊपर होती है, तो 950 रुपये की होती है। 100 से अगर गुना करते हैं तो कितना आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, चलिए करके देखते हैं। 1100 रुपये में वो क्या कर देता है, तो आप कहेंगे 1100 रुपये में वो 1150 रुपये में वो बेच देती है और खरीदती है 950 रुपये में वो खरीदती है। 0 से 0, 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 11 में से 9 11 में से 9 जाती है तो 2 जाती है, यानी कि 200 रुपया कितने के ऊपर था आपका आप कहेंगे 950 के ऊपर। गुना में आप 100 कर देते हैं तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा आपका। 5 से काटते हैं तो 9 5 95 और आपका जो है 5 दूनी के 10, यानी कि आपका जो हो जाएगा 5 दूनी के 10, यानी कि 1000 बटा में आपका हो जाएगा 19। लगाते हैं तो 19 बचे आपका जो हो जाएगा, सॉरी गलत हो रहा है क्या, उसका प्रतिशत लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। एक महिला किसी वस्तु को इतना रुपये ने वो खरीदती है और इतना रुपये ने बेच देती है। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ी सी सिली मिस्टेक, पता ना कैसे हो रहा है यार। 1150 रुपये में वो बेच देती है और 950 रुपये में वो खरीदती है। तो 0, 5 में से 5 गया 0 और 9 10 और 1 11 200, यानी कि 200 रुपया आपका जो है। फिर अब वो खरीदती कितने को, तो 950 रुपये में वो खरीदती है और परसेंट निकालना है तो गुना कर दीजिए। तो 0 से 0 खत्म आपका हो जाएगा। फिर 5 से काटते हैं तो 19 5 95 और आपका हो जाएगा 5 से, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि 400 बटा में आपका हो जाएगा 19। तो 19 का 19 19 दूनी के 38, यानी कि 2 उतरा फिर 0 से 19 दूनी के 38, यानी कि लगभग 19 दूनी के 38, फिर 2 उतरेगा तो दशमलव 0 और दशमलव में नहीं दिया हुआ मान। मतलब इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22% इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एंड आपके होमवर्क के लिए ये जो क्वेश्चन है वो मिलता है, इसकी मुझे इंतज़ार रहेगी कमेंट बॉक्स में, तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद और वंदे मातरम।